से बच्चों CLS के CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा छठी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों आज का हमारा विषय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा किसे कहते हैं देखते हैं। तो बच्चों मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार है भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। देखिए, मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। और भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों को या विचारों को प्रकट करता है या आदान प्रदान करता है। समझ में आ रहा है? मनुष्य बोलकर अपनी भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर अपनी मन की बात भी स्पष्ट करता है। कई बार वो बोलकर भी अपने भाव व्यक्त करता है, उसी के साथ साथ वो लिखकर भी अपने भावों को व्यक्त करता है। ठीक है। और ये जो भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। भाष का अर्थ होता है बोलना, अपनी बात कहना। ठीक है। भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य क्या करता है? बोलकर, सुनकर या लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों को मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। आपको बच्चों पता होगा कि अगर कोई आपको काम बताता है बाजार जाने के लिए, सूरज बाजार जाओ सामान लेकर आओ, इस प्रकार सूरज की माँ अगर उसे बोलती है तो वो मौखिक भाषा हुई, यानी कि बोलकर भाषा में अपने आदान प्रदान किया गया। उसी के साथ अगर सूरज की माँ उसको एक पर्ची देती है कि ये सब सामान लेकर आओ, तो उसकी माँ जो है उस भाषा को वो लिख कर देती है। ठीक है। तो देखिए, भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक और दूसरा है लिखित। अब मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा क्या है? मौखिक रूप कहलाता है। और लिखित भाषा की परिभाषा हम कैसे करेंगे? जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वो भाषा लिखित रूप कहलाता है। ठीक है बच्चों, भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा यानी कि व्यक्ति क्या करता है? अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है। क्या करता है? बोलकर व्यक्त कहता है, उसे क्या कहते हैं हम? मौखिक भाषा। और जो लिखित भाषा है, दूसरी भाषा, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिख कर व्यक्त करता है। जब व्यक्ति क्या करता है? अपने मन के भावों को लिख कर व्यक्त करता है तो ये भाषा लिखित रूप कहलाता है। क्या होता है? ये भाषा जो है वो लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, मौखिक भाषा यानी कि व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है, वो मौखिक भाषा कहलाता है। और लिखित, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है वो लिखित रूप कहलाता है। ठीक है। अब लिपि देखिए, यहाँ पर लिपि का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। लिपि का प्रयोग करते समय हम क्या करते हैं? सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है।
वे लिपि कहलाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक ये लिखती हूँ, अक्षर लिखती हूँ, ये है अ। ये हमारा हिंदी का अ ध्वनि के लिए अक्षर है, यानी कि ये चिन्ह है। इसी प्रकार अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उनकी भाषा के अनुसार लिपि चिन्ह है। ठीक है, समझ सकते हो ना आप, समझ रहे हैं ना बच्चों। ये ध्वनि चिन्ह है। ठीक है, और ये ध्वनि चिन्ह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार के हैं। और इन ध्वनि चिन्हों द्वारा जो भी विचार हम लिखकर व्यक्त करते हैं, इन ध्वनि चिन्हों द्वारा मन के भावों को हम जो भी लिखकर व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अब लिपि की परिभाषा देखिए। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। लिपि की परिभाषा क्या है? किसी भी भाषा के लिखने के विधि को लिपि कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग है। जैसे मैंने बताया आपको, हिंदी का है, ये जो ये हिंदी का है, ये अंग्रेजी का है, और ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं वो कन्नड़ा का है। अलग अलग लिपि चिन्ह है, एक ही ध्वनि लेकिन उनके भाषा के अनुसार लिपि चिन्ह अलग। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी से है। इसी प्रकार अंग्रेजी की भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। कन्नड़ा भाषा की लिपि जो है वो द्रविड़ी है। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग भाषाओं की जो लिपियां हैं वो अलग अलग हैं, और उनके ध्वनि चिन्ह भी वो भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर भाषा और लिपि, कौन कौन सी भाषा की लिपि कौन कौन सी? देखिए, हिंदी, संस्कृत और मराठी, इन तीनों की भाषा जो है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि कौन सी है बच्चों? देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू और फारसी की फारसी, अरबी की अरबी, बंगला की बंगला लिपि, रूसी और अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश की रोमन लिपि हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन भाषाओं की लिपि जो है आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उसमें हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, आसमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोंगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी, इस प्रकार अब भारत में निम्नलिखित 22 भाषाएं प्रचलित हैं। और संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत की राजभाषा का दर्जा मिल गया है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, अब ये 22 भाषाएं भारत में प्रचलित हैं। उसी के साथ साथ क्षेत्रीय भागों में बोली, यानी कि अगर जो भी भाषा है उसकी बोली बोली जाती है, यानी कि हर 10 किलोमीटर पर भाषा परिवर्तन आता है, बोलते हैं बच्चों, और हर 10 किलोमीटर पर अलग अलग बोली बोली जाती हैं। भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। जैसे कि अगर हम हमारे गांव में जिस प्रकार की कन्नड़ा या हिंदी बोलते हैं, उसी प्रकार का कन्नड़ा और हिंदी हमें बेंगलुरु या दिल्ली में नहीं मिलेगा।
उनकी जो बोली है वो अलग रहेगी। या तो हर 10 किलोमीटर में अलग अलग बोली बोली जाती है, यानी कि भाषा की टूनिंग जो होती है वो अलग होती है। अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्पविकसित रूप में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है वो बोली कहलाती है, और बोली का कोई लिखित रूप नहीं है। इस बोली का कोई भी लिखित रूप नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। भाषा का लिखित रूप है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। लिखित में हम लिख कर दे सकते हैं, जैसे कि खड़ी बोली हिंदी का उपयोग हम करते हैं ना, उसी प्रकार। लेकिन जो बोली हो है उसका कोई लिखित रूप नहीं है। ठीक है। अब व्याकरण किसे कहते हैं, शॉर्ट में मैं आपको व्याकरण किसे कहते हैं बोल रही हूँ, कह रही हूँ बच्चों। देखिए, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाने वाला जो शास्त्र है वो व्याकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब एक बार फिर से हम पीछे जाते हैं। देखिए, आज हमने क्या पढ़ा, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है। इसमें हमने क्या सीखा है, मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा पढ़कर लिखकर अपने मन की बातों को बताता है या स्पष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी कि मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है वो भाषा कहलाता है। जैसे कि मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों को या अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इसी भाषा के दो रूप हैं, एक है लिखित, दूसरा है मौखिक। मौखिक भाषा यानी जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। और दूसरा है लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वो भाषा लिखित रूप कहलाता है। ठीक है। अब लिपि, भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हें मौखिक ध्वनियों, जो जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है। मौखिक यानी कि बोलकर हमारे मुंह से, हमारे कर्ण से जो भी ध्वनि निकलते हैं, जिन्हें लिखकर व्यक्त करते हैं वो लिपि कहलाते हैं। लिपि यानी कि भाषा के लिखने का विधि या ढंग, या तो भाषा के लिखने की रचना जो होती है, किस प्रकार हम लिखते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग हैं, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों, देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ मैंने भाषा और लिपि आपको दिखाई है, उसी के साथ भारत में जो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं उनके नाम भी यहाँ पर हैं। और हमारे हिंदी भाषा को राजभाषा कब स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया है। ठीक है बच्चों। अब बोली क्या होती है, बोली जिस भाग में हम रहते हैं वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को ही बोली कहा जाता है। यानी कि सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को हम बोली कहते हैं। ठीक है। और व्याकरण, अंतिम व्याकरण यानी कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र जो होता है वो व्याकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की हमारी ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगले कक्षा में हम एक नए पाठ के साथ आएंगे और आपको ये जो भाषा, यह पाठ है, ये आपको आपके व्याकरण बुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।